हेलो 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 हेलो। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। निखिल, गोपाल, आरिफ। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें कराई थी। इस वाले फॉर्मूले से ना बताया था मैंने, इस वाले फॉर्मूले से। लक्ष्मी बघेल, अजय कुमार, यहाँ देखते रहो। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो कोई भी आवेशित कण है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में केवल मैग्नेट के ऊपर या लोहे के ऊपर फोर्स नहीं लगता। सर एसी डीसी वाला कंपैरिजन हट गया है। अच्छा, जो बच्चों में डीसी होती है, डायरेक्ट करंट, मेरे ध्यान नहीं रहा। पिछली क्लास में भी एक बच्चा था, कोई लगातार एसी डीसी बोल रहा था, पर वो जब मैं कुछ चीज पढ़ा रहा था तब बीच में लगातार आ रहा था उसका। डीसी होती है डायरेक्ट करंट, वो करंट जो आपको बैटरी से मिलती है। एक्चुअली में डीसी जो करंट होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सच में मूव करते हैं। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन चला एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचा, तो डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन सच में मोशन करते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग जो करंट होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे ये हिल रहा है, इसके बगल वाला भी हिल रहा है, इसके बगल वाला भी, इसके बगल वाला भी, इसके बगल वाला भी। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लक्चुएशन से पैदा होती है एसी। जबकि डीसी जो है वो इलेक्ट्रॉन सच में मोशन करता है। तो अगर आप कहोगे तो भले हट गया, हल्का फुल्का हम ले लेंगे बाद में उसे। पहले यहाँ देखो, मैंने आपसे कहा था, इस समय दो क्वेश्चन लेके आया हूं अभी आपके लिए, मैंने पहले से टाइप कर ली है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स, एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। बच्चे कह रहा है वीडियो इज लैगिंग टुडे आल्सो। वीडियो, ये आजकल क्या हो जाता है यूट्यूब को 6 बजे 5 बजे के बाद। हाँ, मैं देखता हूँ बाकी और में तो नहीं हो रही है। नहीं सर, अच्छी चल रही है। ओके, फिर गोपाल आपके एंड से दिक्कत है। अगर बाकी बच्चों की ठीक चल रही है ना, बाकी बच्चे कह रहे हैं ठीक चल रही है, ओके। तो बच्चों ने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अंकित नहीं दिखाई दे रहा आज, और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा। और मैंने कहा था कि उस फोर्स का निकालने का तरीका बड़ा आसान है। अगर आपको फोर्स निकालना है तो चार्ज पार्टिकल जिधर को भाग रहा है उधर को उंगली करो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को फेस कर दो हथेली का, और जो अंगूठा है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। और राइट हैंड का यूज करना होता है। जब भी दो ऐसे आपको दिखे ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म में, तो आपको दाहिने हाथ की हथेली का यूज करना है। चलो इससे क्वेश्चन करो। आपके सामने क्वेश्चन है, ये मैं हिंदी वालों को समझा देता हूं क्या है। उसने कहा है ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी धनात्मक आवेश हैं, मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये कह रहा है कि बच्चे चार्ज पार्टिकल हैं, ये पश्चिम की तरफ को भाग रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में। तो मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल थे, इनके एक स्ट्रीम में पूरी की पूरी एक धारा है, ये सारे के सारे बच्चे भाग रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैंने वेस्ट ले लिया। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव दे रखा है ना पेपर में, पॉजिटिव चार्ज वेस्ट की तरफ को भाग रहा है, मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये किधर को डिफ्लेक्ट हो जाता है बच्चे, नॉर्थ की तरफ को। यानी फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है नॉर्थ की तरफ। मैं सिंपल सा बना रहा हूं ऐसे कि चार्ज पार्टिकल भाग तो रहा है किधर को बच्चे, वेस्ट की तरफ, और इसमें फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। हिंदी वाले बच्चे समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि धनात्मक आवेश पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं और किसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वो उत्तर दिशा की तरफ को विक्षेपित होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताओ। पप्पूलाल जाट ने एक आंसर दिया। देखो, हम करेंगे अपने वाले तरीके से, क्योंकि 12th क्लास में 11th क्लास में आप यही तरीका पढ़ोगे, तो अभी से इसके प्रति यूज टू हो जाओ। यहाँ पे देखना बच्चे, अभी तक बच्चे मुझे ये पता था, प्रतीक गुप्ता गुड इवनिंग, आरिफ जफर गलत है भाई तेरा आरिफ, बिल्कुल। देखो, अभी तक बच्चे हमें ये पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल रहे थे। लेकिन इस बार उसने फोर्स खुद बता दिया। उसने क्या कहा आपसे कि चार्ज पार्टिकल तो भाग रहे हैं वेस्ट की तरफ को, चार्ज पार्टिकल वेस्ट भाग रहे हैं, और उन पर वो किधर को भाग रहे हैं आपको बता दिया उसने। फोर्स किधर को लग रहा है, नॉर्थ पे। और इस बार डायरेक्शन पूछी मैग्नेटिक फील्ड की। अभी तक देखो बच्चे क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि आपको चार्ज किधर को भाग रहा है वो पता था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता थी, और आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी थी। इस बार उसने गेम खेल दिया। इस बार चार्ज पार्टिकल किधर को भाग रहा है वो बता दिया, फोर्स किधर को लग रहा है बता दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ली। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको पता है कि जिधर को चार्ज पार्टिकल भाग रहा है उधर को करते हैं उंगलियां।
तो वेस्ट की तरफ आपने उंगली कर दी, ये वेस्ट की तरफ आपने उंगली कर दी। इधर वो चार्ज पार्टिकल भागेगा, वी की तरफ को आपने उंगली करी। अब बी की तरफ को हम करते हैं फेस, लेकिन बी की डायरेक्शन तो पता नहीं है, तो अपने मन से बी की डायरेक्शन आप कुछ भी ले लो जबकि आपको मन करे। तो मान लो चार्ज पार्टिकल इधर को भाग रहा था, आपने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, आपने मान लिया अंदर की तरफ को है, तो अंदर की तरफ करोगे तो अंगूठा आपको साउथ में बताएगा कि फोर्स लगेगा साउथ में, लेकिन फोर्स साउथ में तो लग नहीं रहा, फोर्स तो नॉर्थ में लग रहा है। तब ऐसा मान लो कि भाई चार्ज पार्टिकल भाग रहे हैं वेस्ट की तरफ को। अब मैंने ऐसे कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया कि ऊपर की तरफ को है, तो चार्ज पार्टिकल वेस्ट की तरफ को भाग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने मान ली अपवर्ड। अब अंगूठा क्या डायरेक्शन दे रहा है बच्चे मुझे, नॉर्थ डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई। अगर मैं मान लूं यहाँ पे देखो, ये मेरा चार्ज पार्टिकल जा रहे थे वेस्ट की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा कि बाहर की तरफ है। अब ये जो मेरा अंगूठा है ये नॉर्थ के डायरेक्शन दे रहा है, और नॉर्थ के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, यानी इसका मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। या यही चीज मैं अगर ऐसे करता कि मुझे पहले से वो कह देता कि चार्ज पार्टिकल वेस्ट की तरफ को जा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल जा रहे जी वेस्ट में, तो उंगली कर ली। मैग्नेटिक फील्ड कह देता कि अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं वेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो अंगूठा मुझे क्या बताता नॉर्थ की डायरेक्शन, तो नॉर्थ की डायरेक्शन उसने दे रखी है। तो ये जो क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पार्टिकल होता, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता, तो देखो हम क्या करते हैं। अगर बच्चे होता वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि पॉजिटिव की जगह उसने कह दिया कि नेगेटिव पार्टिकल है और वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम बोलते जी ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, और मैं मान लेता कि भाई वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो फोर्स कहां लगेगा, नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ को लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन भाई ये जो मेरे पास वैल्यू आई ना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आती है, तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ होगा तो फिर वो फोर्स नेगेटिव है तो साउथ की तरफ को लगेगा। अब हम क्या करते हैं, अगर नेगेटिव पार्टिकल होते हैं जा रहे हैं वेस्ट की तरफ को, नेगेटिव पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अब मैं मानता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ है तो फोर्स कहां लगेगा, साउथ की तरफ, फोर्स साउथ की तरफ लगेगा, पॉजिटिव के लिए है, तो नेगेटिव के लिए कहां हो जाएगा, नॉर्थ में। यानी अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, अब वो डाउनवर्ड आता, देखो दोबारा समझना, कंफ्यूज मत होना। मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कह देता है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज भाग रहे हैं पश्चिम की तरफ, तो आप कहते हैं ठीक है पहले हम नेगेटिव चार्ज भाग रहे हैं, इसकी तरफ से हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फाइनल जो डायरेक्शन आएगी फिर उसे पलट देंगे। तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं किधर को, पश्चिम की तरफ को, आपने कहा जी पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लूं मैं, तो फोर्स कहां लगेगा, साउथ पे, पर ये साउथ पे फोर्स तो पॉजिटिव के लिए आया, हमारा तो चार्ज नेगेटिव है, यानी फोर्स साउथ में नहीं नॉर्थ पे लगना है, और उसने नॉर्थ ही कहा है, यानी इस बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा अगर नेगेटिव चार्ज होता तो। बस समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तब पहले की तरफ उंगली करेंगे, दूसरे की तरफ फेस करेंगे, तो अंगूठा जो है ना आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो जो भी डायरेक्शन आएगी उसका ठीक उल्टा कर देंगे। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई है, पॉजिटिव चार्ज वाली तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, पॉजिटिव चार्ज वेस्ट की तरफ को गया, फोर्स कहां लग रहा है, नॉर्थ की तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, तो मैंने मान लिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज इधर को गया है, पॉजिटिव चार्ज गया वेस्ट की तरफ को। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो तो फोर्स लगेगा साउथ में, लेकिन हमारा फोर्स तो नॉर्थ में है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को है पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है पश्चिम में, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ मान लूं तो फोर्स आएगा साउथ में, पर ये तो पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए नॉर्थ बनेगा, यानी कि अंदर वाला ही होगा। तो ये डाउनवर्ड किसके लिए आएगी, अगर नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फिर डाउनवर्ड आंसर आ जाएगा हमारा, डाउनवर्ड। और पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है हमारा, अपवर्ड आ रहा है। अरे सबको क्लियर हुई बात ही नहीं हुई, अभी पता चल जाएगा मुझे कितना क्लियर हुआ है अगले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन करना आप, ये वाला, ये भी मैंने आपकी बुक से लिया है, पर दोनों क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से करा रहा हूं। थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर with your back to the front wall, an electron beam moving horizontally from back wall towards front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? मैं बताता हूं इसने क्या कहा है, इसे बाद में देख लेना। सर ईस्ट में पॉजिटिव है तो नेगेटिव वेस्ट में हो सकता है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन भाग रहा था वेस्ट में, इलेक्ट्रॉन वेस्ट में भाग रहा था ऐसे, तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन वेस्ट में भाग रहा है, तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज फिर ईस्ट में भाग रहा है, ईस्ट में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगा, जब अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर को, तो आप ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन तो पश्चिम भाग रहा है, अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव तो ईस्ट की तरफ भागता, और पॉजिटिव के लिए तो आपको पता ही है पॉजिटिव ईस्ट की तरफ भागता, तो उंगलियां किधर करेंगे, जिधर को भाग रहा है चार्ज,
और नॉर्थ में फोर्स लग रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहा होगा पिछले क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप ऐसा मान लो कि आप एक चैम्बर में बैठे हैं और आपकी जो कमर है, तो बोल रहा है कि थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू द फ्रंट वॉल। आपकी जो बैक है वो फ्रंट वॉल की तरफ है, मान लो इधर फ्रंट वॉल है, ये आपकी बैक है, ठीक है, इधर की आपकी बैक हो गई। फिर उसने बोला एन इलेक्ट्रॉन वेव मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब ये कह रहा है कि मान लो अब ऐसे बैठे थे, एक पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आने वाला है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है पीछे से और ऐसे आगे जा रहा है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, किसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से राइट हैंड की तरफ को फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पीछे से आगे की तरफ को, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पीछे से आगे, तो क्या करेंगे, इसी वाले फॉर्मूले से चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं वी वेक्टर क्रॉस बी से। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पीछे से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ये, तो मैंने जिधर को चार्ज भागे उधर को उंगली कर ली। अब फोर्स कहां लग रहा है बच्चे? राइट साइड की तरफ को फोर्स लग रहा है, राइट की तरफ को लग रहा है फोर्स, राइट की तरफ को, पप्पू का ठीक है। अब फोर्स लग रहा है राइट की तरफ को, तो फोर्स राइट, तो अंगूठा बताता फोर्स की डायरेक्शन, तो ऐसे कर दिया मैंने टक, तो फोर्स लग रहा है राइट की तरफ को, जिधर को भाग रहा था उधर को क्या था, जिधर को ये भाग रहा है इलेक्ट्रॉन उधर को मैंने उंगलियां कर दी, तो ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की आ गई। लेकिन ये किसके लिए आएगी? पॉजिटिव चार्ज के लिए। हमारे केस में तो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, क्योंकि पप्पूलाल जाट ने सही बताया कि डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दोबारा समझना ध्यान से, मैंने क्या कहा, आप ऐसे बैठे हैं तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एक इलेक्ट्रॉन भागते हुए आ रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड के साथ दाहिने हाथ की तरफ को भाग गए। तो मैंने कहा था आपसे कि किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो इस वाले से करेंगे हम, जिधर को पार्टिकल भाग रहे हैं उधर को कर लो उंगली, तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं पीछे से आगे की तरफ को, तो ये मैंने उंगली कर ली। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे करते हैं हम हथेली, तो अंगूठा मुझे फोर्स की डायरेक्शन बताता है, तो फोर्स किधर को लग रहा है? फोर्स लग रहा है राइट साइड की तरफ को, तो राइट की तरफ को मैंने अंगूठा कर लिया पहले से ही, तो अंगूठा मेरा राइट साइड की तरफ को है, उंगलियां मेरी पीछे से आगे की तरफ को हैं। तो ये हथेली जो है, हथेली हथेली ये मुझे क्या बता रही है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव के लिए, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। अजय कुमार का भी बिल्कुल सही था ये। अरे बताओ दोनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई है? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही तरीका अपनाते हैं, फिर से दोबारा से एक बार करते हैं। जैसे मैंने कहा इसमें कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भाग रहे हैं वेस्ट की तरफ को, वेस्ट की तरफ को भाग रहे हैं, और फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ को, तो अंगूठा पहले से नॉर्थ की तरफ को कर लो आप। भाई अंगूठा तो आपको फोर्स बताता है ना, अंगूठा बताता है फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ को, उंगलियां किधर को कर लेंगे? जिधर को पार्टिकल भाग रहा है, तो हथेली आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, तो कहां पे लग रहा है बच्चे? ये आउटवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज के लिए आया है और पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछा है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया? अपवर्ड, यानी बाहर की तरफ को, ये बाहर की तरफ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैंने कहा कि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो किधर को भाग रहा है बच्चे? वो नेगेटिव चार्ज भाग रहा है आपका वेस्ट की तरफ को भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड आई, पर इस बार नेगेटिव चार्ज है तो यानी कि उल्टा कर देंगे, यानी कि डाउनवर्ड हो जाएगा। ऐसे मैंने फिर यहाँ पे किया, इस वाले केस में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पीछे से आगे की तरफ को, तो ये हो गया, फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड पे, अंगूठा कर लिया, तो ये मुझे क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है बच्चे हमारा? ये हमारे पास आ गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो हमने पलट दिया, तो इसलिए क्या डायरेक्शन आ गई? वर्टिकली डाउनवर्ड। अरे आई बात समझ में आता कभी के सभी को? अरे अब इस वाले तरीकों को आप अपना लेंगे कि नहीं अपना लेंगे? सेम इसी से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है वही बताऊंगा मैं आपको। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो हम केवल पेपर में लिखने के लिए स्टेटमेंट लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल की तीनों उंगलियों को ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन वहां पे भी हम यही रूल अपनाएंगे आगे भी। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ये सब बकवास की बातें हैं, हमारा तरीका यही रहेगा, ठीक है। चलो ओके, अब बच्चे ये आपका जो था पिछली क्लास में, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ये चैप्टर थोड़ा सा कई बच्चों को परेशान करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार रिपीट कर करके बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में चीजें आए। दोबारा समझना, एक हमें पता है कि अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही है, अगर किसी तार में करंट फ्लो करे तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ये ओस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट है। तो ये आपको बताना है पेपर में कि तार में अगर धारा है, तार में अगर करंट है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उसकी डायरेक्शन किससे बता सकते हैं?
राइट हैंड रूल से, मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से। कैसे? जिधर को करंट जा रही है उधर को उंगली करेंगे और उंगलियां जैसे कर्ल होंगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो मान लो करंट जा रही है ऊपर को, उंगलियों को कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर को घुस रही है, इधर बाहर निकल रही है, तो सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा किसके चारों तरफ, अगर किसी तार में करंट है। कर लोगे। उसके अलावा फिर मैंने क्या बताया, उसके लिए आप एक स्नो रूल भी लगा सकते हो। स्नो रूल क्या कहता है कि अगर किसी तार में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को भाग रही है और जो तार है वो कंपास के ऊपर रखा है, ओवर द कंपास है, तो जो कंपास का नॉर्थ है वो वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगा। ये स्नो रूल मैंने आपको बताया था। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ जा रही है और अभी भी तार ऊपर रखा है तो इसका ईस्ट बन जाएगा। एक मैंने बताया था कि करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, अगर तार रखा है बिलो तो फिर ए पलट देंगे तो डायरेक्शन आएगी ईस्ट में। यहां भी पलट दिया, करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ और तार भी बिलो रख दिया तो फिर ये झुका तू रहेगा। ये स्नो रूल वाला जो मैंने बताया था उससे। पर स्नो रूल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर में मैक्सवेल का राइट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है कि जिधर को करंट जाएगी उधर अंगूठा रखेंगे, बाकी उंगलियां जो कर्ल करेंगे तो उंगलियां जो हम घुमाएंगे वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो अगर क्लॉकवाइज कर रही है तो साउथ नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, वो साउथ बनेगा एक। अगर बच्चे करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा ये। और करंट जो होती है सेंटर पे, यहाँ पे क्या ऐसे होगी, उंगलियां कर्ल करेंगे अंदर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पर कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कितने फेरे हैं, कितनी करंट है और रेडियस कैसी है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। दूसरा, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भागेगा तो उसमें भी फोर्स लगेगा, और उसमें फोर्स क्या लगेगा हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब लिखेंगे हम करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका। देखो सोलिनॉइड क्या होता है, धारावाही परिनालिका क्या है, इसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन इससे आ सकता है उसे हमें देखना है, ठीक है। देखो सर, सबसे कमजोर नाभिकीय बल सिल्वर धातु का होता है क्या? किसने बताया तुम्हें कि सिल्वर धातु नाभिकीय बल लगाती है? नाभिकीय बल तो न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। कोई भी एटम है, कोई भी अगर एटम है उसके न्यूक्लियस जो होता है, कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस पकड़ो, उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में लगते हैं नाभिकीय बल। ये सिल्वर कैसे आ गया? अब यहां पे एक चीज समझना कि अगर आप थोड़ा डिटेल में जा ही रहे हो आरिफ, जैसे मान लो कि आपके पास में एक, जैसे कोई भी एटम लिया आपने, जैसे कि आपने लिया, पता नहीं आपको केमिस्ट्री में कितना आता है कितना नहीं, मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास में एक ये हीलियम का एटम है, हीलियम का, तो हीलियम का सिंबल होता है ऐसे 2He4। एक मैंने ले लिया यूरेनियम, यूरेनियम का होता है 92 235, ऐसे कुछ ले लिया, ठीक। अब यहां देखना, फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, उससे न्यूक्लियर फोर्स से कोई मतलब नहीं है नाभिकीय बलों का। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स कमजोर कहां पे होते हैं, जो एटम ज्यादा, जिसका न्यूक्लियस ज्यादा हैवी होता है। जैसे आप एटम, जैसे आप एटम क्या बोल रहा हूं मैं, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे हीलियम का नंबर तो एटॉमिक नंबर 2 है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, तो यूरेनियम के अंदर कितने होंगे, प्रोटॉन कितने भरे होंगे, ये जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉनों की संख्या बताता है। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में 92 तो भरे होंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने भरे होंगे, ऊपर से इसे घटा दो, तो 235 में से आप जब 92 घटाएंगे तो कितना आएगा, 143 आ जाएंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन। अब यहां पे देखो कि जो यूरेनियम है इसके न्यूक्लियस में 92 तो प्रोटॉन भरे हैं, 143 न्यूट्रॉन भरे हैं, तो इसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो हीलियम का एटम है इसके अंदर बच्चे नीचे जो नंबर लिखा होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 2 है, ऊपर से नीचे घटाओ, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2, तो इसका न्यूक्लियस में केवल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कम है हीलियम में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा है,
तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा भरे हैं तो इसका इसका न्यूक्लियस बड़े आकार का होगा, और न्यूक्लियर फोर्स हमेशा शॉर्ट रेंज में काम करते हैं। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने लगता है ना, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं, तो जो एटम हैवी होते हैं जिनके न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं, उनमें अब उनके जब साइज बड़ा होने लगेगा तो अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स कमजोर होने लगेंगे। अब न्यूक्लियर फोर्स कमजोर होने लगेंगे तो फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर भागना शुरू कर देंगे, उससे अल्फा बीटा गामा जो भी आपका इमिशन होगा, फिर आप उससे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं है 10th में केमिस्ट्री में, तो फिर वो चीज होती है। तो जो न्यूक्लियस ज्यादा हैवी है वहां पर न्यूक्लियर फोर्स कमजोर लगते हैं, तभी उनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह पाता, वो अपने अंदर से अल्फा बीटा निकालते हैं, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ बन जाते हैं जिनका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग ना हो, फिर उनका हम एटॉमिक हथियार बनाने में यूज कर सकते हैं, एनर्जी में यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ही अंदर बहुत ही कम मात्रा में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस छोटा होगा, उसमें न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आधा अधूरा कुछ भी पढ़ पुढ़ा के मत बनाया करो क्वेश्चन। यहाँ देखो ये करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या है, जैसे मेरे पास हमें पता चला पिछली क्लास से कि अगर मेरे पास में एक करंट लूप है, एक लूप है उसमें करंट चल रही है, कोई लूप है उसमें अगर करंट चल रही है तो आपको पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अगर करंट लूप है, एक लूप में करंट चल रही है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं वो भी हमें पता है कि भाई करंट अगर लूप में तो हम क्या करते हैं, जिधर को भी करंट जा रही है उधर को उंगलियां फेर देते हैं, तो अंगूठा हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, सोलेनोइड क्या होता है बच्चे, ये भी इसमें भी बहुत सारे लूप होंगे पर स्प्रिंग लाइक, जैसे स्प्रिंग होता है ना, जैसे स्प्रिंग रहता है वैसे आपने क्या किया, स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग है हमारे पास, स्प्रिंग लाइक कोइल होगी, जैसे स्प्रिंग होता है कि लगातार ऐसे इसमें कोइल बनती रहती है बनती रहती है बनती रहती है बनती रहती है बनती रहती है। जैसे मैं अगर आपको उसका फोटो दिखाऊं, मैंने कोशिश की थी आज एक जगह से डाउनलोड करने की, पता नहीं वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। डाला तो था भैया कहीं मैंने, हाँ ये तो देखो, हाँ जैसे ये है, जैसे आपने क्या किया, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे जो मुड़ रहा है तार ऐसे स्प्रिंग लाइक, ये बच्चे आपका क्या है, ये आपका सोलेनोइड है, सोलेनोइड धारावाही परिनालिका है ये सोलेनोइड। सोलेनोइड में अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से इसका फोटो, जैसे मान लो कि आपने जैसे स्प्रिंग होता है ऐसे ऐसे आपने बच्चे क्या किया, एक तार को मोड़ लिया। अब उससे हमें फायदा क्या होगा, हमें पता है कि कोई भी एक लूप जो होता है, एक जो लूप होता है अगर उसके अंदर करंट फ्लो कर रही हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं तो यानी बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब मैंने क्या किया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ वाला स्विच लगाया, स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज करते ही ये बैटरी आपकी करंट चलेगी। अब ये करंट चल रही है राइट हैंड साइड से अंदर की तरफ को जा रही है, यहाँ से बाहर को निकलेगी, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर 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 अंदर, यहाँ से निकलती है बाहर, ये बाहर आ गई। अब यहाँ पे देखो ये करंट चल रही है लगातार ऐसे, अगर मैं इस तरफ से देखना शुरू करूं, इस तरफ से, और इस वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये पहले वाला हिस्सा दिखाई दे रहा मुझे, पहले वाला इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ना देखना ये करंट बच्चे अंदर की तरफ जा रही है राइट हैंड साइड से, इधर से निकल रही है बाहर। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो आपको देखो करंट कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी यानी कि इधर ये मैग्नेट किस पोल की तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ की तरह। अब इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये देखो यहाँ से जो अगर इधर से करंट जो जा रही है बच्चे, ये जैसे वहां से करंट चल रही थी नॉर्थ साउथ की तरफ को, तो आपको मैंने बताया था अगर एक तरफ से अगर आपको साउथ दिखता है तो दूसरी तरफ से क्या दिखेगा, आपको नॉर्थ दिखेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं अपनी उंगली जो कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ और आप सबको एंटी क्लॉकवाइज लग रही होंगी, तो अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे मान लो साउथ पोल दिख रहा है, तो इधर से देखूंगा तो नॉर्थ दिखेगा। तो अगर आप इधर से खड़े होकर देखेंगे आपको सारे के सारे जो लूप बन रहे हैं ना, इधर से साउथ पोल बनते चले जाएंगे, दिखते चले जाएंगे, और इधर से देखेंगे तो आपको सारे के सारे नॉर्थ पोल लगेंगे। अब यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि जो साउथ पोल है उससे मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइन निकलती है, चुंबकीय रेखाएं, और नॉर्थ पे मिलती है, सॉरी नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे मिलती है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी। और यहाँ पे मिल जाएंगी, और चुंबक के अंदर, और आपको पता है कि चुंबक के अंदर क्या चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को चलती है, तो अंदर उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी,
साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे जाकर मिल जाएंगी। अब आप एक चीज समझना कि जैसे मैंने यहाँ पे एक तार ऐसे लिया स्प्रिंग टाइप का, उसमें मैंने करंट पास कर दी, तो उसका एक सिरा बन गया साउथ, एक बन गया नॉर्थ। सेम ऐसे कुछ बार मैग्नेट में होता है कि नहीं होता है? जैसे बार मैग्नेट होती है हमारे पास, तो बार मैग्नेट में तो ऐसा होता है कि उसका एक सिरा साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। यानी जो सोलिनॉइड होता है बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। यानी आप इससे एक बार मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे भाई बार मैग्नेट में क्या होता है, जो छड़ चुंबक होती है, एक सिरा साउथ एक सिरा नॉर्थ, तो आपने क्या किया, एक स्प्रिंग लाइक एक कोई ले ली, उसमें एक बैटरी लगाई, करंट ने चलना शुरू किया, तो एक इधर से आपने देखा तो आपको करंट लग रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उधर से देखा तो लग रही है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इधर से साउथ पोल बना, इधर से नॉर्थ बना, तो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर बच्चे आपने इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड किस किस बात पर डिपेंड करेगा, अब उस बात को समझना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं बी से। एक तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर पैदा होगा, मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट को तो अभी आपको ध्यान नहीं देना, इसकी मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो यहां से बस आप इस फॉर्मूले से आपको फायदा ही होगा कि किसी भी सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, एक आपको पता चल गया वो किस बात पर डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर। जितनी ज्यादा करंट आप उसके अंदर भेजोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है, उतना, जैसे मान लो आपने करंट भेजी, आपने करंट 2 से 5 एम्पियर कर दी, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। एक बच्चे मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल एन के। यहां पे स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। इसका मतलब समझना, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि टर्न्स, फेरों की संख्या। इसका देखो मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक सोलिनॉइड ये है बच्चे, और एक ये है। यहां देखना, इतनी लंबाई में, मान लो कि 1 मीटर लंबाई यहां पर है, 1 मीटर लंबाई यहां है, तो यहां पर टर्न्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और उतनी लंबाई में यहां पर टर्न आपने दूर दूर कर दिए, 1 2 3 ही है, तो यहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो जो आपने जो टर्न्स लिए हैं ये एकांक लंबाई में कितने ज्यादा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मैं दूसरी यहां पे अगर एक सोलिनॉइड बना दूं ऐसे, कितनी लंबाई में ऐसे बना दूं, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होगा जितना इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पैदा होगा, क्योंकि इतनी लंबाई में यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी सोलिनॉइड के अंदर, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने यूनिट लेंथ में, एकांक लंबाई पूरा लिखना कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, उस बात पर डिपेंड करता है। करंट का, धारा का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण कितना है, करंट 2 एम्पियर है कि 5 एम्पियर, उस पर डिपेंड करता है। और ये म्यू नॉट जो होता है, इसे समझो कि बीच में अंदर मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ये देखो, अगर मान लो कि आपने अंदर हवा है, या अंदर आपने कोई लोहे की चीज रख दी, या अलग अलग चीजें रख दी, तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो उसका भी हम जिक्र नहीं करेंगे। हमारे लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, एक इस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यूनिट लेंथ में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, तो एन, और यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे, आई। आपको बस केवल 2 बातें ध्यान रखनी है पेपर के लिए। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो कि मैंने कहा कि बी, और जो बच्चे इसके जो सिर है ना, सिरों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना सोलिनॉइड के, वो अंदर से आधे होता है। अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 5 तो बाहर होगा 2.5, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कोनों पर जो रहता है ना, सिरों पर, वो आधा होता है। जितनी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की सोलिनॉइड के अंदर होगी, उससे आधी स्ट्रेंथ कहां पर होगी, इसके एंड पर। तो सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जितना भी होगा उससे आधा कहां पे होगा, उसके सिरों पर। ठीक है सर, हमारी बुक में के K दे रखा है, वो देखो वो क्या दे रखा है, अरे छोटू वो ये दे रखा है, अरे जो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये आपके पास में सर्कुलर लूप है, इसमें करंट पास करी तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होगा, मैंने बताया था आपको म्यू नॉट बाई 2 I/R। तो इसे वो कांस्टेंट मान लेता है, ये कांस्टेंट है ये, तो इसलिए आपके किताब में लिख रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा KI/R। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी सर्कुलर लूप के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके सेंटर पर वो कितना होता है, म्यू नॉट बाई 2
आई बाई आर। तो आपकी क्लास में यहाँ पे म्यू नोट दिखे, ये म्यू नोट, इसे आप कांस्टेंट मान लो, इतना भाग तो कांस्टेंट हो गया, तो इसे आपने लिख लिया के। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होगा सर्कुलर लूप के, वो होगा के आई बाई आर, यानी जितनी ज्यादा करंट होगी सेंटर पे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आर का मतलब क्या है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस अगर ज्यादा है, अगर बड़ा सर्कल है, रेडियस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा सेंटर पे, और रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, वो उसके लिए है। अरे बात समझ में। दूसरी चीज, एक जो मैंने आपको बताया यहाँ पे सर्कुलर लूप में, यहाँ पे सोलिनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सोलिनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक तो इस बात पर डिपेंड करता है वो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने हैं, और दूसरा एक इस बात पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। सर आर स्क्वायर कब करेंगे, आर स्क्वायर था बच्चे वो, अगर आपके पास में एक छोटा सा, मान लो कि आपने करंट एलिमेंट ले लिया, ये एक तार ले लिया, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया और इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो किसी छोटे से एलिमेंट की वजह से, पूरे लूप की वजह से बात नहीं कर रहा मैं, सर्कुलर लूप होगा तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आई के प्रोपोर्शनल और रेडियस के त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन किसी छोटे से एलिमेंट की वजह से, सर्कुलर लूप नहीं, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, के आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कब आता है, किसी करंट एलिमेंट की वजह से, किसी धारावाही अवयव, यानी किसी छोटे से एलिमेंट में अगर करंट फ्लो कर रही है, तो किसी छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लूप की वजह से जो होता है वो होता है के आई बाई आर। तो करंट कैरिंग लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आई के समानुपाती, रेडियस के इनवर्सली। आपको तो बस ये याद रखना है कि धारा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, रेडियस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड छोटी। यहाँ पे आर रेडियस नहीं, आर यहाँ पे दूरी है कि किसी करंट एलिमेंट से अगर आर दूरी पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा, के आई डेल्टा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, डेल्टा क्या है, उस एलिमेंट की लंबाई कितनी है, थीटा क्या है, ये करंट एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे दूरी के साथ क्या एंगल बन रहा है, और आर क्या डिस्टेंस है। सोलिनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नोट एन आई, यानी कि वो नंबर ऑफ टर्न्स, एक इतनी सी लंबाई में ज्यादा टर्न्स हैं या कम टर्न्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में करंट कितनी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर मैं इस सोलिनोइड के अंदर, जैसे मेरे पास सोलिनोइड था, ये देखो यहाँ पे खाली जगह दिख रही है ना, जो अंदर जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे आप ऐसा उंगली घुसा सकते हैं, ऐसे अंदर जो खाली जगह दिख रही है, इसे बच्चे हम बोलते हैं कोर, ये कोर कहलाती है हमारी। अगर मैं इस कोर के अंदर बच्चे मैं यहाँ पे पुट कर दूं एक सॉफ्ट आयरन, जैसे कि जो कील वगैरह होते हैं घर में, ये सॉफ्ट आयरन होता है, अगर मैं इसके अंदर सॉफ्ट आयरन पुट कर दूंगा, अगर सोलिनोइड के अंदर, सोलिनोइड के कोर में सॉफ्ट आयरन अगर हम पुट कर देंगे कोर में, तो सॉफ्ट आयरन बनेगा बच्चे एक टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रो टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है वो मैग्नेट जो टेम्परेरी मैग्नेट है, यानी जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब तक इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो कराओगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिसिटी आपने ऑफ कर दी, उसका मैग्नेटिज्म भी गायब। यानी अगर कोई सोलिनोइड है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, तार 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 से है ये, और उसके अंदर जैसे आप एक काम करो, उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आप लेना, घर में ट्राई करना, ये आप एक कील लेना, ऐसे कील लेना, उसके ऊपर ऐसे तार लपेट देना, ऐसे, ठीक है, ऐसे तार लपेट देना कील के ऊपर, और उससे फिर क्या करना, एक बैटरी नहीं होती, जैसे अपने पास ये बैटरी है, ये बैटरी है, इस बैटरी में क्या करना, जैसे आपने कील लिए और इस कील के ऊपर, जैसे मैंने कहा आपसे कि कील आपकी घर में ट्राई कर सकते हैं आप इसे, तो इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे आपने तार लपेट दिए, ठीक है। अब यहाँ से तार छील लो, यहाँ से भी छील लो, और ये दोनों को ऐसे बैटरी से ऐसे चिपका देना, ऐसे पकड़ के, और जब इसके अंदर करंट चलेगी ना बच्चे इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा तो वोल्ट की होती नहीं है, कोई ऐसा करंट वरंट भी नहीं लगेगा, अगर आपने कील भी पकड़ ली कोई इतना खास पता नहीं चलेगा। तो आपने क्या किया, जैसे यहाँ से करंट चलेगी जब इसके अंदर, तो क्या होगा, अगर आप इसकी ये जो अंदर जो कील लगी हुई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। अगर आप इसके आसपास हल्का फुल्का लोहे की कुछ चीज रखेंगे तो चिपका लेगी अपनी तरफ को ये। तो मैक्सिमम पावर कहां होती है, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड, अंदर होता है, पप्पूलाल जाट अंदर। और हमने मान रखा है कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा ना, इनफाइनाइट लंबाई की, बहुत लंबी सोलिनोइड के लिए है, बहुत लंबी सोलिनोइड के लिए, अदरवाइज पर वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो अंदर मान लो कि ज्यादा होता है और कोनों पे उसका आधा होता है।
तो आपने कील ली, उसके ऊपर तार लपेट लिया ऐसे, और वहां पे उन तार को छील के दोनों तरफ से ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर लिया, करंट चलेगी। तो इस जब ये करंट चलेगी ना, तो ये तार आपने लपेट रखे हैं कील के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, एक टेम्परेरी मैग्नेट, चीजों को खींच लेगी ना अपनी तरफ को। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फोर्स का एक्सपेरिमेंट तो नहीं, इसका फॉर्मूला वगैरह उससे बता दूंगा क्या आएगा। तो अगर आपने सॉफ्ट आयरन रखा बच्चे कोर के अंदर, यहां ध्यान देना, अगर आपने नरम लोहा रखा अंदर कोर में, तो टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा वो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी फुस तो मैग्नेटिज्म उसका फुस नहीं रहेगा। दूसरा, इसका एक फायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ना, इन्हें बच्चे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे कि आपने एक बच्चा कह रहा सर मैंने किया है, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो कि आपने इसके अंदर बच्चे करंट ज्यादा पास करा दी, जैसे मान लो कि आपने सोलिनॉइड के अंदर करंट ज्यादा पास करा दी, उसके अंदर आपने लोहे की कोई चीज रख दी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा वो। अगर आपको मान लो कि वीक मैग्नेट चाहिए, कमजोर मैग्नेट चाहिए, तो क्या करो, करंट कम पास कराओ तो वीक बन जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखोगे तो आपको पता अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ फायदा ये है आपके कि आप उसका उसकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे आपके पास बार मैग्नेट है, उसकी स्ट्रेंथ तो फिक्स है। आपने एक बार मैग्नेट लिया, परमानेंट मैग्नेट होता है, आपके घर में कभी पढ़ा बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है वो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ फिक्स है कि वो कितनी बड़ी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो टेम्परेरी है, जब मन करे मैग्नेट बनाने का तो करंट पास करा दो, जब मन ना करे तो हटा लो। दूसरा, आप इसकी स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हैं। सर यही वाला डायग्राम पर भी डाल दो, जिससे हमारे स्कूल में पोल पर मैक्सिमम, सर जी हमारे स्कूल में पोल पर मैक्सिमम पावर, पोल अगर आपके पास में एक बार मैग्नेट है पप्पू, तो जो आपका जो पोल है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां ज्यादा निकलती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी बार मैग्नेट के, वो होता है बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो पोल पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सोलिनॉइड में अंदर से कम होता है। सोलिनॉइड की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फील्ड समान होगा, पिछली क्लास में बताया था। अगर पैरेलल लाइनें खींच रहे हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये शायद आपने पिछली क्लास नहीं ली है। अच्छा, दूसरी चीज समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेट की खास बात समझो, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैग्नेट नहीं है। क्या मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं? जी हाँ। करंट ज्यादा पास करेंगे सोलिनॉइड में तो ज्यादा प्रबल बनेगा, कम करेंगे तो वीक बनेगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कम करके कम कर सकते हैं। इवन आप उसकी पोलरिटी भी चेंज कर सकते हैं कि इधर साउथ इधर नॉर्थ है, अब क्या करो, आप बैटरी को पलट के लगा दो तो अब ये बन जाएगा आपका साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आप उसके पोल को भी चेंज कर सकते हैं, पोल भी बदले जा सकते हैं, उसके पोल भी चेंज कर सकते हैं। भाई आपने पहले बैटरी ऐसे लगाई थी, पलट के लगा दो बैटरी को, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही उसके पोल भी चेंज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनेगी? अगर आपने सॉफ्ट आयरन रखा। लेकिन अगर बच्चे आपने इसके अंदर कोर में क्या रख दिया, जैसे कि कोबाल्ट, निकल, ऐसे आपने रख दिया स्टील वगैरह, कोर में रख दिया, किसके कोर में? सोलिनॉइड के, तो बनेगा आपका बच्चे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। टेम्परेली थी, ये टेम्परेली बना था ना, परमानेंट बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट। अगर आप उसके अंदर क्या रखेंगे, कोई कोबाल्ट, निकल, स्टील टाइप की चीजें रख देंगे तो फिर आप उसका परबल भी बना लेंगे। या तो मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार, किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, तब आगे बढ़ेंगे हम। सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेस हो? मैग्नेटिक फील्ड एक तो जैसे मान लो अगर हम किसी तार में करंट है उससे अगर आप बात कर रहे हैं तो दूरी बढ़ने पर जितना दूर का पॉइंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमजोर होगा। दूर का पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कमजोर रहेगा। दूसरी चीज, सोलिनॉइड की बात कर रहे हैं तो बता दो मैंने, सोलिनॉइड में अंदर तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग हर जगह सेम सही है,
हमने एक इन्फिनाइट लंबाई की मैग्नेटिक इन्फिनाइट लंबाई की बहुत बड़ी सोलिनोइड की बात कर रहे हैं। अंदर लगभग सब जगह सेम रहेगा, म्यू नॉट एन आई के बराबर, और जो कोनों पर जो स्ट्रेंथ रहेगी वो अंदर की स्ट्रेंथ की आधी होगी सोलिनोइड में। इसके बाद हम एक पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग, जैसे आपके पास एक तार है उसमें करंट फ्लो कर रही है, उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। जैसे चार्ज पार्टिकल फोर्स लगता है ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। हाँ जी, अगला लिखेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फोर्स पर लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो जैसे बच्चे आपके पास एक यूनिफॉर्म एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, अगर लाइनें बिल्कुल पैरेलल हैं और इक्यू डिस्टेंस पे, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है वो। बच्चे आपके पास मान लो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और आपने क्या किया, इसके अंदर एक तार रखा और इस वायर में आपने करंट फ्लो करा दी, तार में आपने बच्चे करंट फ्लो कराई आई, और कितने एंगल पर रखा, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। देखो भाई अगर किसी तार में करंट है तो करंट होने की वजह से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और आपने से दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यानी ऐसा समझो कि दो चुंबक रख दी गई हैं, तो दोनों चुंबक आपस में फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगी, ठीक है। सर जी सोलिनॉइड में ही बैठी है स्कूल में, समझ में नहीं आया, बैठी है स्कूल में क्या लिख रहे पप्पू आप। अब बच्चे मेरे पास एक तार है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। अब ध्यान समझना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था तो उस पर फोर्स लग रहा था। चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आवेशित कण भाग रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स क्या लग रहा था, क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, या आप इसे सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि इसे खोलेंगे वी बी क्रॉस का हटते आता है साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। ऐसे अगर बच्चे किसी तार में करंट फ्लो कर रही है और वो तार आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपका बच्चे आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या एल है इस कंडक्टर की लंबाई, तो फोर्स हो गया आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल वेक्टर का मतलब यहां पे है कि जिस डायरेक्शन में करंट, जैसे मान लो कि तार की लंबाई एल है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है ना वो एल वेक्टर की डायरेक्शन ले लेंगे हम। जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है वो एल वेक्टर की डायरेक्शन, और ये बी क्या मैग्नेटिक फील्ड की। ये देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अगर आप खुद देखो, खुद सोचो, आप जब चार्ज पार्टिकल भागता है तो चार्ज के भागने से करंट बनती है, तो जिधर को पॉजिटिव चार्ज भागेगा वही करंट की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे वी आया, चार्ज पार्टिकल के भागने से करंट बनती है, तो इसलिए यहाँ पे करंट आ गया ये, और ये लंबाई एल है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिससे अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ, जैसे मेरे पास में एक ये तार है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई करंट फ्लो कर रही है, और इसे मैंने एक रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, अंदर की तरफ को, कागज के तल में अंदर की तरफ। तो बताओ इस तार पे कितना फोर्स लगेगा, किधर को फोर्स लगेगा। अगर मेरे पास में मानव ग्राफिक्स सब तो खत्म हो जाएगा, जब जिस दिन तुम सोच लोगे उस दिन खत्म है मानव आपके लिए। तो ये देखो, अगर किसी तार में करंट है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो फोर्स निकालना बड़ा आसान है। हालांकि इसके लिए हम लेफ्ट हैंड रूल भी देखेंगे, पर वो सब बकवास है लेफ्ट हैंड रूल। यहां देखो, अगर किसी तार में करंट है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एल वेक्टर का मतलब जिधर को करंट फ्लो कर रही है उधर को रखो उंगली, इधर को आपने उंगली रख ली, दूसरे की तरफ करो हथेली का फेस मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहां पे देखेंगे करंट की तरफ को आपने उंगली रखी, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, तो हथेली अंदर की तरफ ही रखेंगे। क्रॉस किया तो फोर्स किधर को लगेगा, लेफ्ट साइड में। हो गया काम, यानी फोर्स लगेगा इस पे टूवर्ड्स द लेफ्ट, याद रखना लेफ्ट की तरफ को लगेगा। भाई एल वेक्टर का मतलब जिधर को करंट की डायरेक्शन है वो एल वेक्टर की डायरेक्शन, पहले की तरफ उंगलियां दूसरे की तरफ को फेस, अपना आगे काम हो गया। अच्छा इस फॉर्मूले से एक चीज और देखेंगे हम कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर
करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स लगता है आई बी एल साइन थीटा। इससे पेपर में एक चीज पूछ सकता है, जैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस बच्चे मैंने एक कंडक्टर रखा, अगर मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दूं, बिल्कुल ऐसे, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर को रख दिया मैंने इसे, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा। देखो भाई थीटा क्या होता था कि ये कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या एंगल बना रहा है। अगर आपने बच्चे इस कंडक्टर को बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल है नहीं, दोनों पैरेलल हैं। अगर बच्चे पैरेलल है तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडक्टर पैरेलल रखा है तो इसका मतलब है इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed parallel to magnetic field, then अगर बच्चा आपने से पैरेलल रख दिया तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है 0, तो फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर 0। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर तार में करंट है तो करंट होने से उस पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से फोर्स लगेगा ही लगेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि तार में करंट भी है, आपने तार को मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दिया तब भी फोर्स उस पर 0 आ जाएगा। क्यों, अगर आपने उसे बिल्कुल पैरेलल रख दिया। लेकिन अगर आपने बच्चे इससे क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने जो कंडक्टर रखा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पे अगर आपने रखा परपेंडिकुलर, तो यहां पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके 90 डिग्री। भाई कितने एंगल पर रखा है, 90 डिग्री के, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो फोर्स क्या आ जाएगा, एफ इजकल टू होता है आई बी एल साइन थीटा। और आपको पता है कि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की, तो फोर्स अब लगेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, अगर उसे परपेंडिकुलर रखेंगे, और 0 कब लगेगा, जब उसे रखेंगे पैरेलल। तो पैरेलल रखने पर 0 लगता है, परपेंडिकुलर रखने पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। दूसरी चीज, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 वायर लिए मैंने, अगर इन दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे, बताओ। अगर 2 वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ये जो बच्चे कह रहे हैं रिपेल में, गलत है। अगर 2 तारों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। उन्हें क्या लगता है, उन सबको ये लगता है कि भाई जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, तो ऐसे सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो रिपेल करेंगे, नहीं, ये अट्रैक्ट करते हैं। देखो इसका मैं आपको पूरा बताता हूँ ये ऐसे कैसे होता है, यहां से ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर 2 तारों में करंट है सेम डायरेक्शन में, अगर उन्हें हम नजदीक रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल क्यों करेंगे, उन पर फोर्स क्यों लगेगा। भाई आप एक चीज समझो, अगर ये तार में करंट है तो जब किसी तार में करंट होती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो दूसरा तार है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और अभी तो हमने पढ़ा कि अगर किसी तार में करंट हो और उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये तार है, इस तार में करंट है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ऐसे इस तार में भी करंट है तो इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये वाला तार इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब मैं अगर इस वाले की बात करूं, ये मेरा मान लो बच्चे तार ए है, ये बी है, तो बी, ये जो बी तार है
ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? ए के। भाई इस सॉलिड में मिडिल में मैक्सिमम पावर क्यों है? बार बैंड ने नहीं, पूरे के पूरे में जितनी मैग्नेटिक पावर, पप्पू लाल गलत मत समझो से, ये सोलिनॉइड है, पूरे सोलिनॉइड के अंदर जो पूरा जितना मैग्नेटिक फील्ड है पूरे सोलिनॉइड के अंदर, उसकी आधी स्ट्रेंथ अकेले पोल पे होती है। इसका मतलब ये नहीं कहा मैंने कि जैसे मान लो कि पूरा सोलिनॉइड लिया आपने, अंदर मान लो पूरे पूरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला, तो केवल कोने पे स्ट्रेंथ 2.5 के बराबर होगी। जैसे मान लो पूरी 12 मैग्नेट है, तो पूरी 12 मैग्नेट की वजह से वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कहां करता है? वो कोनों पे। तो यहां भी सोलिनॉइड कोनों पे कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कोनों पे कम कर रहा है। मैंने तो ये कहा कि पूरी सोलिनॉइड के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी आधी स्ट्रेंथ कोनों पे होगी, पूरे के अंदर जितना उसकी आधी तो केवल कोनों पे मिल जाएगी, तो यहां पर भी कोनों पे ज्यादा है। तो पूरी के कंपैरिजन ने बताया। यहां देखो ये बच्चे जो बी है ना, ये कहां रखा है? ए में करंट है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ए में करंट जा रही है ऊपर को। अब मैं एक काम करता हूं, अगर ए में करंट ऊपर की तरफ को जा रही है, इधर मैंने उंगली रखी, उंगली को अगर मैं कर्ल करूंगा तो इस ये जो तार जहां पर रखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, यानी ये तार जहां पर रखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ को। या मैंने आपसे कहा था आप ऐसे भी कर सकते हैं कि तार में जिधर करंट जा रही है उधर उंगली रखो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर उंगलियां करके हथेली से धक्का मारो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को मिल रहा है। या राइट हैंड थंब रूल वही मैक्सवेल वाला, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, उंगलियां कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है, इधर से निकल रहा है बाहर, तो इधर अंदर घुस रहा है ना, तो ये तार तो इसी तरफ रखा हुआ है, तो इस तार में करंट है, तो इस तार में करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। बस अब लगा दो अपना ये वाला रूल। अब F इजकल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगा दो। अब ये वाला जो तार है इसमें करंट भी है और ये इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड में भी है, तो एल वेक्टर जिधर को करंट है उधर को करेंगे उंगली, जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है उधर को करेंगे हथेली का फेस, कर्ल करो तो इससे फोर्स कहां लग रहा है? इस तरफ को, लेफ्ट साइड में, ये आ गया फोर्स। अब देखो, अब इसमें करंट है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, तो इस वाले ये वाला तार जहां पे रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंगुली करो, अंगूठा करो इसमें और ऐसे करो, उंगली को कर्ल करो, तो अंगूठा करेंगे करंट की डायरेक्शन में, उंगली जब मैं कर्ल करूंगा तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकलेगा, अंदर घुसेगा, इधर से बाहर देख रहे हो ना, इससे मान लो ये ऐसे है, ऐसे, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, बाहर अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ को है, बाहर की तरफ को है, सॉरी, बाहर के लिए डॉट बनाते हैं। फिर से वाला फॉर्मूला लगा दो, करंट की तरफ को है, यहां देखना करंट है ऊपर की तरफ को, तो एल वेक्टर हो गया, बी की तरफ को है बाहर की तरफ को, तो फोर्स कहां लग रहा है? इस पे अंदर की तरफ को, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। दोबारा समझना, हमने यहाँ पे क्या गेम खेली है कि इस तार में करंट है, इस तार में करंट है, तो इस वाले तार को भी भूल जाओ, तो अगर इस तार में करंट है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, तार में करंट होती है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, अंगूठा किया इधर, उंगली को कर्ल करेंगे तो इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, यानी ये वाला जो तार है इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले तार की वजह से वो अंदर की तरफ को है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फोर्स क्या लगेगा? इसमें करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है, तो एल वेक्टर जिधर को करंट की डायरेक्शन वो एल वेक्टर हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, हथेली इधर करी, फोर्स कहां लगा? इस तरफ को। अब यहां आ जाओ, अब क्या करेंगे आप? इसे भूल जाओ, तो इसमें करंट है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, अंगूठा ऐसे किया तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को है, तो एल वेक्टर जिधर करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो फोर्स कहां लगा? अंदर की तरफ को लगा, तो आपके पास आ गया ये। अरे बात समझ में? तो अगर दो तारों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये केस फर्स्ट है आपका। अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो रिपेल करते हैं, इसमें करंट यहां, इसमें यहां, दोनों में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। उसे भी आप सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है कि रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट में होगी तो आप कर पाएंगे। गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। तो ये आपका होमवर्क है। अब चेक करना पहले कि इस तार में करंट है तो इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ वो कहां को होगा, तो आपको करंट की डायरेक्शन भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड पर चल गया तो फोर्स निकाल लेना इस वाले पे। फिर इसमें करंट है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा वो निकाल लेना, इसमें करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड पर चल गया, फिर इसमें फोर्स किधर को लगेगा वो निकाल लेना। तो अगर सेम में है तो अट्रैक्ट करते हैं, मैंने आपको बता दिया, अपोजिट में रिपेल करेंगे, ठीक है। अच्छा यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई एक तार में करंट जो है वो जा रही है ऊपर की तरफ को, अट्रैक्ट कभी कैसे हुआ
नहीं अच्छे समझ में, अट्रैक्ट कभी कैसे और नहीं आया समझ में। अरे भैया देखो, ये मेरे पास एक तार में ये करंट है, एक तार में करंट ये, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। अब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, इसका आपको पता करना है। तो एक काम करो, अभी आप ये मान लो, इसे भूल जाओ कि ये कोई तार है। अभी पहले मान लो कि यही तार है मेरे पास। अगर इस तार में करंट है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, बताया था उस ट्रेड के एक्सपेरिमेंट से कि अगर किसी तार में करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे? करंट की डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा करेंगे, उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो उंगलियां इधर को अंदर घुस रही हैं अंदर, और उधर को बाहर निकल रही हैं। तो इधर उंगलियां अंदर घुस रही हैं, तो अंदर की तरफ घुस रही है, यानी कि इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा तार भी रखा हुआ था। अभी दूसरे वाले तार को देखो, पहले वाले को भूल जाओ, अब दूसरे वाले को देखो। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारे पास बच्चे दूसरा वाला जो तार है, दूसरे वाला, इसमें करंट भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अभी तो हमने पढ़ा है ये कि अगर किसी तार में करंट हो तो उसमें फोर्स लगता है। फॉर्मूला क्या है? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एल वेक्टर है, जिधर करंट की डायरेक्शन है वो एल की डायरेक्शन है, मैंने उधर कर लिया उंगली। दूसरे की तरफ करते हैं हथेली का फेस, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर को, तो हथेली का फेस अंदर की तरफ को, और उंगली कर्ल करूंगा तो अंगूठा मुझे फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो इसमें फोर्स कहां लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। आगे बात समझ में? अच्छा, ये काम हो गया। अच्छा, मेरे पास में दो तार थे, इसमें करंट थी, इसमें करंट थी। इस बार मैं पहले वाले को भूल जाता हूं, दूसरे वाले में करंट जा रही है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर उंगली करी, मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर निकल रहा है, इधर अंदर घुस रहा है, अंदर बोर्ड के बाहर निकल रहा है, अंदर घुसा। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ को है, बाहर है इस तरफ। तो यहां पर भी एक तार रखा हुआ है। अब इस वाले को भूल जाओ, ये जो तार रखा हुआ है इसमें करंट भी फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर की तरफ। तो फोर्स कहां लग रहा है? अंदर की तरफ। तो इस वाले फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ को। अब दोनों को साथ साथ रख दो, पता चल गया? तो आपने क्या करना है, पहले एक तार में करंट है, उसके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो दूसरा तार उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसमें फोर्स निकाल लेंगे। अब दूसरे तार में करंट है, तो उसके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो। अब दूसरा तार उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उससे फोर्स निकालेंगे। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो, तो अब आपको होमवर्क क्या दिया मैंने कि अगर दो तारों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल करेंगे, वो ऐसे निकालेंगे आप कि इसे भूल जाना। इस तार में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा अंदर की तरफ, ठीक है। अब करंट ये रही, करंट जारी एल वेक्टर इधर करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ आएगा, ऐसे फिर इसका निकालना। तो इसे करके लेके आना घर से, पूरा फोटो बनाना इसका, ठीक है। तो अब अगली क्लास में इसे एक बार हम करने के बाद में फिर हम, अब देखो हमें क्या क्या पता चल गया। चार्ज पार्टिकल भागेगा उस पर भी फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तार में करंट होगी उस पर भी फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में तार में करंट है तो भी फोर्स लगता है, उससे भी सेम उसी तरीके से निकालेंगे डायरेक्शन, पहले की तरफ उंगली, दूसरे की तरफ हथेली का फेस, सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्यू वी क्रॉस वी वेक्टर में जिधर को चार्ज भाग रहा है उधर उंगली, जिधर को बी उधर को, उससे भी निकल जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल फोर्स क्या है? उसका फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, करंट कैरिंग कंडक्टर पे आई बी एल साइन थीटा। उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनोइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करेगा, सर्कुलर लूप पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो किस बात पे डिपेंड करेगा। ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बनेगी? जब करंट पास करती है तभी वो मैग्नेट रहेगी। तो सोलिनोइड के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन रख देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, रख देंगे कोबाल्ट निकल टाइप की चीज है तो परमानेंट मैग्नेट बनेगी। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि तार में करंट है तो स्ट्रेटर ने बताया कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, मैक्सवेल के, ठीक है। और बाकी अगली क्लास हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन देख लेंगे। हालांकि हम लेफ्ट हैंड रूल कभी यूज नहीं करेंगे, हम अपना वही करेंगे, पहले की तरफ उंगली दूसरी की तरफ फेस, कर्ल करो अंगूठा बता देगा, ठीक है। अरे बात, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।